अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के हम लेसन में देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सिलेबस इन द पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर वन और पेपर टू। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं, जो चीज़ आपको पास पता होना चाहिए, दैट इज सिलेबस। द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द पेपर इन दिस ईयर 2026, जो कि इस साल वाले बच्चे जो 10th क्लास में हैं, दे मस्ट बी हैविंग दिस थिंग विद यू बिकॉज दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ गाइड टू ऑल ऑफ अस। इसमें सब कुछ लिखा होता है जो आपको चाहिए होता है फॉर द कैम्ब्रिज ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़। ये सब चीज़ें हैं, गो थ्रू देम वंस, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो चैप्टर्स के नेम है, अच्छा आपके लिए ये पेपर का भी जो सेटिंग मैंने आपसे शेयर की है, द सेम थिंग विच इज़ बीन शेयर्ड विद यू पीपल वॉज फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों को पहले भी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर में बताया था कि हमारे कुछ की क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर हमारा पेपर जो है वो बेस करता है। तो आज जिस तरह हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन, लाइक सेक्शन वन, चैप्टर नंबर वन, और यू में से की क्वेश्चन नंबर वन। उसमें कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। द स्टूडेंट्स वर इन 10 क्लास, दे मस्ट हैव डन इट इन क्लास 9। फर्स्ट टर्म में हम लोग करते हैं ये 5 चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यूज्ड टू डू इट। ठीक है, उसमें की क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ सक्सेसफुल वर द रिलीजियस थिंकर्स in spreading the Islam in the subcontinent during 18th and 19th century। सो इसमें आपको ये तीन चीज़ें जो हैं दे आर नोन एज फोकस पॉइंट्स। ये वही है जो वीडियो नंबर 2 में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि वो कहते हैं कि फोकस पॉइंट से बच्चों को बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, हम इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए वन बाय वन वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो हमने वीडियो नंबर 2 में किया था उसको जरा एक तो दोबारा गौर से देखिएगा, जिसमें हमने फोकस पॉइंट्स के हमने डिस्कस किया था कि मार्किंग स्कीम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द फोकस पॉइंट्स और द स्पेसिफाइड कंटेंट। ये दो चीज़ें जो है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहले तो हाउ इंपॉर्टेंट वर द रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ शाह वलीउल्लाह, जिसमें वो लोग स्पेसिफाइड कंटेंट में कहते हैं कि बच्चों को क्या पता होना चाहिए, रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन सी थी, शाह वलीउल्लाह ने कौन कौन से काम किए थे, एंड हिज रोल इन द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। इसमें अब उनका रोल हम पॉलिटिकल भी देखेंगे और उनका रिलीजियस, दोनों काम में देखेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो इस क्वेश्चन में हमने शाह वलीउल्लाह की लाइफ के 3 पार्ट्स को कैटर करना है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ शाह वलीउल्लाह हम वो देखेंगे, पॉलिटिकल रोल, हिज रोल इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्यों बुलाया, क्या था रीज़न, एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, तो उनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तानी और सॉरी सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के ऊपर। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे दूसरा जो फोकस पॉइंट होता है, बेसिकली अगर आप उस इजी वर्ड में बताएं तो ये वही सवाल होते हैं, थोड़ा सा वर्ड को घुमा के आपके साथ पेपर में पूछे जाते हैं। सो शाह वलीउल्लाह की रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को गौर से देखें, सो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, अहमद शहीद बरेलवी का क्या इन्फ्लुएंस था रिवाइवल ऑफ इस्लाम, इसमें हम लोग को देखते हैं आगे वो क्या चाहते हैं। वो इसके 2 पार्ट्स चाहते हैं, वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की स्ट्रगल और इस्लाम को रिवाइव करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में, और उन्हीं के क्वेश्चन का दूसरा पार्ट वो जो डिफरेंट तरीके से आता है 7 मार्क के लिए, जिहाद मूवमेंट ऑफ मुजाहिदीन। सो हम लोगों ने ये 2 जो पॉइंट्स हैं, ये की क्वेश्चन फोकस पॉइंट नंबर 2 में से कैटर कर रही है, हमें कैम्ब्रिज कह रहा है। और थर्ड इज हाउ इन्फ्लुएंशियल वाज हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह कितने इन्फ्लुएंशियल थे, कितना इन्फ्लुएंस था उनका, एंड द फराइजी मूवमेंट। सो इसके हम लोग 2 पार्ट करेंगे, हाजी शरीयतुल्लाह क्यों उन्होंने सारी स्ट्रगल स्टार्ट की, और फराइजी मूवमेंट क्या थी, कहाँ थी, बंगाल में थी, क्यों थी, स्टार्ट क्यों हुई। सो हम जब करेंगे तो इनको 3 वीडियोस में डिफरेंट तरीके से सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। इसे कहते हैं फोकस पॉइंट्स, और ये होता है स्पेसिफाइड कंटेंट। ट्रस्ट मी, जब आप इन 2 चीज़ों को सिर्फ फॉलो कर लें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा नॉलेज की, इससे बाहर आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम इज दिस, हम लोग अगर ज़रा गौर से देखते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द की क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें हमारे फोकस पॉइंट जो हैं ज़रा गौर से देखें, इस तरफ आपको समझाने के लिए, और स्पेसिफाइड कंटेंट। फोकस पॉइंट ये होता है कि हाउ फार द औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। व्हेनेवर आई विल बी टीचिंग यू, तो मैं इसको नाम देती हूँ ए, बी, सी और डी का। आपका फोकस पॉइंट 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में। ठीक है, नंबर 1, नंबर बी, सी एंड डी।
ए में वो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि औरंगजेब, हाउ फार औरंगजेब पॉलिसीज। सो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में बच्चे परेशान और कंफ्यूज होते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में समझ नहीं आता, थोड़ी सी चीजें जो है आपस में मिक्स कर हो जाती हैं। सो ध्यान से जब आप ए बी सी और डी के हिसाब से हम जब करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। इसमें ये कि इंटरनल इंडियन रीजंस जो है, अच्छा स्पेसिफाइड कंटेंट इसको नहीं छोड़ना हमने, बिकॉज दिस इज व्हाट, चार तरह के ये क्वेश्चन आएंगे। आप उठा के देख लें अपने जितने भी पास पेपर्स हैं, यू विल सी यही चार क्वेश्चन होते हैं कि औरंगजेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना रिस्पॉन्सिबल है मुगल एम्पायर, ओवरऑल मुगल एम्पायर आफ्टर 1707, औरंगजेब की डेथ के बाद कितने मुगल जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल थे। और नंबर थर्ड पे आ जाता है द रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लाइक वो जो क्वेश्चन एक आता है ना कि वाई वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और लास्ट आता है हाउ सक्सेसफुल वॉज द ब्रिटिश एक्सपेंशन। अच्छा ये वाला जो है बड़ा ट्रिकी और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से करते हैं, पेपर में ही दो तरीके से आता है। उसमें एक दफा वो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछते हैं और दूसरी दफा वो आपसे पूछते हैं इंडियन के पर्सपेक्टिव से। इंडियन रेजिस्टेंस सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, ब्रिटिश क्यों कंट्रोल करने के काबिल हुआ। तो इसको करने का बड़ा मजेदार सा ट्रिक है विच विल बी डिस्कसिंग लेटर व्हेन विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। अच्छा अब हम दोबारा आ जाते हैं, इन्हीं चार क्वेश्चन तो हमें पता चल गए। औरंगजेब की पॉलिसीज, द ओवरऑल मुगल, वो जो मुगल की डिक्लाइन की रीजंस थी, बड़ा मजे का एक चांक बनाया होता है आलम मिस्ती की डीपी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन ऑफ एक्सपर्टीज एंड प्लेयर सीकिंग, और बड़ा मजे का हम लोग उसको चंक के साथ बना के पढ़ेंगे, तो देन यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट। अच्छा स्पेसिफाइड कंटेंट को जरा गौर से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम औरंगजेब की पॉलिसीज पढ़ेंगे और उन्होंने किस तरीके से मुगल एम्पायर को जो है उसे स्टेबल तो रखा, क्योंकि औरंगजेब था ना, लेकिन कैसे खत्म हो गया। इफेक्टिवनेस ऑफ हिज सक्सेसर्स, उसके जो बच्चे थे वो क्यों इतने इफेक्टिव नहीं हुए एज ए रूलर, वही वो जो हम उसमें सारा उसके रीजन करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोलिंग द एम्पायर, एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी रीजन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा ये इसका सब पार्ट बन जाएगा ना, इफेक्टिवनेस ऑफ सक्सेसर, क्योंकि बहुत बड़ी एम्पायर थी तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा था। हम इसको इसी के अंडर भी पढ़ेंगे, क्योंकि अलहदा से भी 7 मार्क के लिए आ जाए तो विल बी एबल टू नो अबाउट मनसदार जो थे करप्ट हो गए थे। सो बहुत सारी रीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा राइज ऑफ मराठास एंड सिक्स, अच्छा ये दोनों जो पॉइंट्स है ना वो इफेक्टिवनेस ऑफ सक्सेसेस में भी आ जाता है, क्योंकि मोस्टली 14 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे टू बी पार्ट में आता है ना, बी में आ जाता है। तो हम उसमें हम बताते हैं कि जी मराठास राइज वॉज वेरी डेंजरस, सिख क्यों नाराज कर दिए थे, औरंगजेब जो था उनको नाराज करके गया था। बाद में पावर जब आ जाती है जब महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ जी, बदले पूरे करो जो किए थे। अच्छा अब आगे चलते हैं एक्सटर्नल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब इसमें ये कि हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो इतने खतरनाक हमले नहीं थे। लेकिन उसके बाद में नादिर शाह का पर्शिया से अटैक होना, अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली का अफगानिस्तान से अटैक होना, तीसरा ब्रिटिश जो थे आ गए, वो थे कौन, ये देखो इस क्वेश्चन में आता है ना, सी में आता है थे कौन और क्यों आई, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्यों आई, ब्रिटिश के रिलेशनशिप मुगल्स के साथ जो बाद में थे, ब्रिटिश के कैसे थे, शुरू में तो बड़े अच्छे थे, लेटर मुगल्स के साथ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए, और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है बेटे जी, क्योंकि आपको पेपर बुक से नहीं आना, आपको पेपर इसमें से आना है। So this is what today I wanted to have a little bit of introduction with you people। इसी तरीके से आप चैप्टर पर करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 4 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, A B C एंड D। सबसे पहले वो पूछेंगे लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या थी, इमीडिएट कॉजेज जो इवेंट्स की लिस्ट बन जाती है ना, वो कारतूस याद रखिएगा। The Greece cartridge incident was not a long-term cause. It was a spontaneous, immediate incident which occur ट्रिगरिंग पावर बन गया एकदम से स्टार्ट करने के लिए। अच्छा यहाँ पे बच्चे बहुत मिक्स करते हैं, इंडिपेंडेंस क्यों अचीव नहीं हुई थी और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस तो नहीं आई थी, नॉट कोऑर्डिनेटेड एंड इट वाज टू लेट, और क्यों नहीं हुई थी, हमें बहुत कुछ मिला था, दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसको जब हम करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देन इट विल बी ईजियर। हम इसको यहाँ से भी देखेंगे कि क्या रिएक्शन थे ब्रिटिश के। So moving forward to next chapter, that is going to be Sir Syed Ahmad Khan,
और उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन पे आ जाएंगे इन लैंग्वेज, जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ना, उर्दू वाज चूजन, ये तो उन्होंने हर पेपर में दी होती है और हम उसमें 90% बच्चा जो है उसमें वो सारे पोइट शोइट लिखना शुरू कर देता है। इसको करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, और ये बहुत मज़े का आंसर बनता है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा इसको अगर आप थोड़े से ट्रिक से करेंगे ना। रीजनिंग पूछ रहे हैं ना कि उर्दू क्यों बनी थी आपकी ज़ुबान, तो इसमें हम लोग सारा जो है रीजनल लैंग्वेजेस का करेंगे, और इसको पंजाबी, पश्तो और सिंधी और बलोची जो है उसको देखेंगे। मेरा ख्याल है अभी तक के लिए आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन है, हम जितना भी पढ़ेंगे नोट्स के ऊपर भी जो चीज़ें होंगी जिसको देखेंगे, वो सारा कुछ सारा यहीं से लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया। सो आप लोगों को भी ये थोड़ा सा पता हो जाएगा, सब बच्चों के पास होना चाहिए। अच्छा, लेट मी शो यू टू थिंग्स। ये जो बच्चे हैं अपियर हो रहे हैं इस साल, ठीक है, पेपर में CIs में, वो लोग यूज़ करेंगे 2026 वाला, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरे बच्चे क्या यूज़ करेंगे। जो बच्चे next year, like the one who are going to get the admission in the 9th class this year, they'll be using the syllabus of 2027. Though there is no change actually, but still आपको हर जिस ईयर में ये आपके लिए सबसे, दिस इज़ द गाइडलाइन फॉर यू बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स। तो आप जब भी किसी क्लास में जाएंगे, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, आपके पास ये मौजूद होना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द वन जिससे आपको पता चलेगा सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ था वो स्टाइल चेंज हो गया राइटिंग का, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये अगले साल के बच्चों के हैं, इसमें सिर्फ उन्होंने बॉक्स उड़ा दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, बॉक्सेज आर नॉट देयर, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोगों को एक आइडिया दे दूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कमिंग इन टू इट। थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।